Uh, Good evening, everyone. We are going to start the lecture now. This is, I think, the sixth interaction with the you guys all. Let's start the lecture of the Dhatu introduction. So, this is today's Ayurveda lecture 6. इसके पहले आपके ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स में हमारे साथ इंटरेक्शन हुई है. We are working on all types of all subjects in one course for NCS and new syllabus. Myself, Dr. Hiteshwar Lunar. I'm currently guiding you for the Kriya Share and the Ratna Share in the first year. So, don't wasting time. Without wasting time, we are going to start the session. Okay. So, आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का इंट्रोडक्शन. तो धातु इंट्रोडक्शन सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में आपके डिफरेंट टॉपिक आते हैं, सेकंड पेपर में डिफरेंट टॉपिक आते हैं. तो विल डिस्कस हैंड इन हैंड. जब मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको फर्स्ट पेपर का भी कवर करूंगा, सेकंड पेपर का भी कवर करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी वैसे ही होता है. फर्स्ट पेपर का अलग पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में टॉपिक्स अलग होते हैं, सेकंड पेपर में टॉपिक अलग. तो हम लोग आज बेसिक जो सेकंड पेपर का कोर पार्ट है धातु, जिसपे एक एलएक्यू पूछे जाते हैं. तो बेसिक इंट्रोडक्शन का जो धातु का है उसमें एलएक्यू तो नहीं, मगर आपको एसएक्यू पूछने की संभावना ज्यादा है. तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ धातु. मैं थोड़ा पॉइंटर चालू कर देता हूँ, लेजर लाइट टाइप. तो व्हाट इज अ धातु, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. दोष धातु मला मूलम सदा देह स्ततम चलह, ऐसा जो श्लोक है अष्टांग हृदय के मतलब वाग्भट के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में जो श्लोक है वो आपको लर्न करना है. फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये श्लोक आप कहीं भी डाल सकते हैं. उसका मतलब पहले मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगा, मराठी में बताऊंगा, अंग्रेजी में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के पीपल की इंक्वायरी है, आगे आएंगे. अभी अंडर वैकेशन है, जैसे होगा वैसे. तो धातुमल दोष धातुमल हे शरीराचे 3 मूलभूत पदार्थ किंवा घटक आहेत. हिंदी में इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि दोष धातु और मल ये शरीर के 3 मूलभूत पदार्थ, बेसिक कंपोनेंट. दोष धातु एंड द मला आर द 3 फंडामेंटल सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी. उसकी व्याख्या ये आपको लर्न करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ. तो ये जो उसकी व्याख्या है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये आपको क्रिया शरीर में भी काम में आएगी, रचना शरीर में भी काम में आएगी, और जब धातु की कला वगैरह है वहां पे भी आप लिख सकते हो. तो शरीर धारणात धातवा. ओके, शरीर धारणात धातवा. उसके बाद है धातु शब्देन धारण पोषण च इति विवक्षितम. ये एक लर्न कर लो, ये एक आपको लर्न करना है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं. फिर भी जिनको 80% से अबाउ चाहिए या 70% से अबाउ चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, आगे जाते हैं. शरीर का धारण करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग धातु
बोलते, इसीलिए उन्हें धातु कहा जाता है। समस्थिति में शरीर का धारण और पोषण करना जिनका कार्य है, जो स्वयं दूसरों को दूषित नहीं करते, दुष्यंती इति दोषा, ऐसा ऐसा जिनको लागू नहीं होता है। मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन खराब हो जा रही है। नहीं तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो जिनका कार्य ऐसा है जो स्वयं दूसरों को दूषित नहीं करते हैं, लेकिन वे दूसरों यानी दोषों से दूषित होते हैं, इसलिए टर्मिनोलॉजी एक है दुष्य। आप अगर आगे पढ़ते हो तो एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है दुष्य। तो वो दुष्य की टर्मिनोलॉजी में आप धातुओं को डाल सकते हो। वो खुद दूषित नहीं करते मगर दोषों से खुद दूषित हो जाते हैं। ऐसे शरीर घटकों को धातु कहा जाता है, ऐसी उसकी डेफिनेशन। वात आदि दोषों से दूषित होने के बाद रस आदि धातुओं को दुष्य संज्ञा प्राप्त होती है। धारण और पोषण के कार्यानुसार मुख्यतः धातु के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है धारण करने वाले स्थायु, धारण जो करता है वो हो गया स्थायु पार्ट, और फिर पोषण करने वाले को बोलेंगे, धातु पोषण करने वाले को बोलेंगे अस्थाई पार्ट, वो हो गया पोषक पार्ट। ठीक है, एक हो गया पोष्य और दूसरा हो गया पोषक। एक हो गया पोष्य और दूसरा हो गया पोषक। जो स्थायी होता है वो पोष्य है, वो धारण करता है, और वो जो अस्थायी है वो क्या करता है, वो पोषण करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोषक है तो पोषण करेगा। देखो क यहाँ पे कॉमन है, पोषण कॉमन, पोषण जो है वो वर्ड में ही आंसर है, पोषण न ये इसमें है और ये इसमें क है, और यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए पोष्य, द सिंपल ट्रिक इज देयर, पोष्य जो है वो स्थायी रहेगा और वो धारण करेगा, और पोषण करने वाला जो है वो पोषक है, वो अस्थायी रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं। मराठी विद्यार्थ्यांकरिता शरीराचं धारण करतात म्हणून त्यांना धातू असं म्हणतात। समस्थितीमध्ये शरीराचे धारण आणि पोषण करणे हे धातू, हे जे कार्य आहे, जे स्वतः दुसऱ्यांना दूषित करू शकत नाहीत, परंतु ते दुसऱ्यांकडून म्हणजे दोषांकडून दूषित होतात, अशा शरीरस्थ घटकांना धातू असं म्हणतात। ठीक आहे, वातादी दोषांकडून दुष्टी झाल्यानंतर रसादी धातूंना दुष्य अशी संज्ञा प्राप्त होते। धारण व पोषण या कार्यानुसार प्रामुख्याने त्याचे दोन भेद म्हणजे प्रकार पडतात। पहिला आहे धारण करणारा स्थायी धातू, त्याला पोष्य असं म्हणतो आपण, आणि पोषण करणारे अस्थायी धातू त्याला आपण पोषक धातू असं म्हणतो। पुढे जाऊया। The topic for the English CBSE student, we have those who have selected the English medium as in their answer sheet. They are called as the dhatus because they sustain the body in a balanced state. In a balanced state, the component of the food that have the functions of sustaining and nourishing it. The both words are very important, sustaining and nourishing the body, which cannot themselves contaminated others, which cannot themselves contaminate others, but can be contaminated by others. From whom? From specially by doshas. These are called as a dhatus. When vata and the other contaminate dosha contaminates them,
or vitiated them, rasadi dhatu are termed as a dusha. The terminology is used here is a dusha. Based on the functions of sustaining and nourishing, dhatus are mainly divided into two types. First is sustaining permanent dhatus, called as a terminology in the Ayurveda, called as a posya dhatu, and second one is a nourishing and the dhatu which is a temporary in the nature and called as a poshaka dhatu. Here we can explain the student that at the time of birth, the posha dhatu is different, and after birth, मदर्स मिल्क या मातृस्तन्य जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, नरिश करता है। मतलब क्या होता है, पोषक जो धातु है वो आपके शरीर में आपके जन्म के उपरांत गर्भ का शरीर में कन्वर्ट होने के बाद कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, और ये पोषण भी है गर्भनाभि नाड़ी से, प्लेसेंटा से आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपके बॉडी में दो प्रकार के धातु रहते हैं, पहला है पोष्य धातु और दूसरा है पोषक धातु। ओके, स्थायी शब्द स्था तिष्ठती धातूपासून बनलेला आहे आणि विशेष प्रकारची रचना आणि आकार असलेल्या शरीरस्थ घटकास स्थायी धातू असं म्हणतात। रचनाबद्ध स्थायी धातूचे अनेक परमाणु एकत्र आल्यास दृश्य स्वरूपात अवयवाची निर्मिती होते। परमाणु स्वरूपात विचार केल्यास शरीरातील अवयव अपरिमेय आहेत, कारण असे परमाणु असंख्य, सूक्ष्मकार आणि अतींद्रिय म्हणजे इंद्रियांद्वारे ओळखता येऊ शकत नाही व त्याचे अस्तित्व असते असे म्हणतात। आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। स्थायी जो शब्द है वो किससे बना है, स्था तिष्ठति, स्था तिष्ठति, स्था तिष्ठति से बना है, ठीक है। और विशेष प्रकार की रचना और आकार संरचना वाले शरीरस्थ घटकों को स्थायी धातु कहते हैं। रचनाबद्ध स्थायी धातु के कई परमाणु एकत्रित होने पर दृश्य के रूप में अवयव की निर्मिती होती है। परमाणु के रूप में विचार करने पर शरीर के अवयव अपरिमेय होते हैं, क्योंकि ऐसे परमाणुओं की असंख्य सूक्ष्म आकार और अतीन्द्रिय अतिद्रव्य होते हैं, यानी इंद्रियों द्वारा पहचानी नहीं जा सकते, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। द टर्मिनोलॉजी स्थायी इज एक्सप्लेन इन अनदर वे दैट, आपने जब अभी कॉलेज में जाते हो तो कभी डिसेक्शन किया होगा, तो आप एक मांस धातु आप देखते हो तो वो कैसे बना रहता है, मसल फाइबर से बना रहता है। तो एक फाइब्रिन आ गया, दूसरा फाइब्रिन आ गया, उसके और अंदर जाएंगे तो एक्टिन और मायोसिन करके उसमें और उसका छोटा पार्ट है, उसके और अंदर जाएंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, उसके और अंदर जाओगे तो आपको ये एटम्स दिखेंगे। तो ऐसे एटम्स और सब मिला के धीरे 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 टिश्यू जो फॉर्म होती है, वो टिश्यू को द कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट आयुर्वेदा में है, उसको हम लोग स्थायी धातु बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर द मसल फाइबर। मसल फाइबर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल फाइब्रिन से बना है, वैसे ही आपके शरीर में हर एक धातुओं का स्वरूप देखने को मिलता है। सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक अबाउट द बोन्स। बोन्स भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। आगे जाते हैं, the word sthayi is derived from the root sthatisthati and refers to the body component that have a specific structure and form. When many structure sthayi dhatu atoms
come together they form organ. अभी जैसे लिवर हो गया, in the form of दुष्या. When considered at the atomic level, the organ of the body are immeasurable because such atoms are innumerable, microscopic, ultra subtle, meaning that they cannot be detected by the sensor eyes. पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है उनसे हम लोग उनको नहीं देख सकते, बट दे डू एग्जिस्ट. अभी फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना शुक्र और शोणित, तो शुक्र जो वहां से निकलता है हम देख सकते हैं, मगर शोणित के मामले में जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो ओवम रहता है वो माइक्रोस्कोपिक तरीके से आपको देखने को वहां पे मिलता है. आगे जाते हैं. दुष्यंते इति दोषः, ते वात पित्त व कफाकडून बिघडवले जातात म्हणून त्यांना दुष्य असे म्हणतात. धातू हे दोषांकडून दुष्ट होतात म्हणून त्यांना दुष्य असं म्हणतात. धातूंना आपल्या स्वभावाप्रमाणे दुष्ट करण्यासाठी दोषांची अपेक्षा असते. आपले आप ते दुष्ट होणार आहेत का? नाही, तर त्या स्वभावानुसार दुष्ट करण्यासाठी दोषांची अपेक्षा असते. संख्या किती आहे? तर 7 आहे. कुठली कुठली? तर त्याचा छान असा श्लोक आहे, रसाश्रुक. वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया. रसा अश्रुक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवा सप्तदुष्या. ये जो श्लोक है वो आपको लर्न करना है. यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, करेक्टेड में भेज दूंगा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बीआईएमपी फॉर आपके थ्योरी पेपर के लिए. जब भी आपको धातुओं का क्वेश्चन पूछे तो आपको ये श्लोक लिखना ही है, उसको बॉक्स करना है. जैसे रस धातु पूछ लिया एलएक्यू में, रक्त धातु पूछ लिया एलएक्यू में, तो आपको क्या करना है, रसा शुक्र मांस मेदो स्थिमज्जा शुक्राणी धातवा सप्तदुष्या. उसके बाद खड़ी पाई करना है. संस्कृति खड़ी पाई मतलब उनका पूर्ण विराम होता है. और उसके बाद रेफरेंस लिखना है वाग्भट सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, पहला अध्याय 18वां श्लोक. उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ. रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र असे अनुक्रमाने 7 असे धातु आहेत. रक्त, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत हो गया. रस रक्त हा पोषक क्रम आहे. या क्रमाने प्रायः शरीरातील पोषण चालते, त्याप्रमाणे हा उत्पत्ति क्रम आहे. अभी जैसे हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेंगे धातु पोषण न्याय, तो ये आयडिया आपको क्लियर हो जाएगी. ठीक आहे. म्हणजेच रसापासून रक्ताची, रक्तापासून मांसाची याप्रमाणे उत्पत्ती होत असते, म्हणून या क्रमाला महत्व असते. स्थान रस रक्त शुक्र हे सर्व म्हणजे जसं जसं आता स्थान आपण बघतोय ते रस आणि रक्त आणि शुक्र हे आहेत, हे संपूर्ण शरीरात व्यापलेले आहेत. आपण हे पूर्ण बघणार आहोत. यात विशेषतः मांसाच्या आतील असलेल्या शिरात रक्त असते. मैं थोड़ा पहले मराठी में पढ़ लेता हूँ, दैट विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो. मांस धातूच्या आतील असणाऱ्या शिरात रक्त असते. मांसाचे अंतरंगात शिरात शिवाय बाहेर त्वचेपर्यंत आलेला असतो. शुक्र हे सर्व शरीरात संपूर्ण व्याप्त असते, कारण सर्व धातूत जननन करण्याची सतत प्रक्रिया चालू असते. असे अन्य प्रजा निर्माण करण्यासाठी फलकोशातून त्याची बाह्य प्रकृती असते. सामान्यतः त्वचा मांसाची बनलेली आहे. त्वचेच्या खाली मांस धातू असतो व तो अस्थिभोवती असतो. अस्थिची आतील पोकळीत मज्जा धातू असते. मेद अन्वस्थित व त्वचेखाली असतो. स्वरूप कसं असतं तर रस रक्त शुक्र हे द्रव धातू आहेत, त्यांना गती असते. रस रक्त आणि शुक्र हे कसे आहेत, द्रव. ठीक आहे, त्यांना गती असते. तर मांस मेद अस्थि आणि मज्जा हे कसे आहेत, घन व स्थिर आहेत. मांस कसा आहे तर मृदू आहे. मज्जा आणि मेद कसे आहेत तर स्निग्ध आहे. आणि अस्थि कसे आहेत तर कठीण आहेत.
पंचमहाभूतांचे गुण या सप्तधातूंना आलेले आहेत. मतलब थोड़ा ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें कि व्हेन वी डायसेक्ट द बॉडी, उसके अंदर आपको सारे ही देखने को मिलेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं पांचभौतिक सिद्धांत. सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे. मतलब अगर मेरी ये उंगली यहाँ से कट कर ली, तो इसके अंदर मुझे इम्यूनिटी देने के लिए जो भी हार्मोन्स वगैरह रहते हैं वो सीक्रेट होने चालू होंगे. इसका मतलब वहाँ पे शुक्र है. वहाँ पे खून बह रहा है, मतलब वहाँ पे रक्त है. खून के अंदर जो है कुछ टिश्यूज है, मसल फाइबर्स है, टेंडॉन्स है, वो हो गया मांस धातु. मेद धातु वहाँ पे एक सब सीरोस सिबेसियस ग्लैंड से एडिपोस टिश्यूज का थोड़ा सा लेयर है, वो आपको मेद धातु मिलेगा. मज्जा धातु वहाँ पे नर्वस सप्लाई मिलेगा, इसलिए तो मैं यहाँ से मैं कट हो गया तो दर्द होगा. मज्जा धातु, शुक्र धातु मैं यहाँ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो ये सब चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. आगे जाते हैं. तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं धातुओं के इंट्रोडक्शन में. जैसे ही अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग धातु पोषण न्याय लेंगे. और धातु पोषण न्याय के वेरी वेरी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है एसएक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. कोई भी एक सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है, फिर वो धातु पोषण न्याय का खले कपोत हो गया, क्षीरदधि न्याय हो गया, या केदारी कुल्या न्याय हो गया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. साइनिंग ऑफ योर मेंटोर डॉक्टर हितेश्वर डी लोनारी.